दोस्तों आज हम ग्लोबल साउथ के बारे में बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये ग्लोबल साउथ जो है इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। हमारे फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास ने डार्क साइकोलॉजी नाम का एक कोर्स तैयार किया है। मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, कैसे हमें मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे हमसे काम निकलवाया जाता है, एक प्रकार का हमारे ऊपर वश किया जाता है, राइट। नॉट इन लाइक ब्लैक मैजिक, लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने वश में लिया जाता है। कई बार हमें ऐसी बातें बताई जाती हैं जिससे हम हमेशा हमारे पोटेंशियल के अंडर रहते हैं, इन द सेंस कि हमारे पोटेंशियल को कभी अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द जो हैं वो हमें किसी ना किसी ने आकर बता दिए हैं या फिर जानबूझकर हमें बताया। तो एक प्रकार की माइंड गेम, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इन सारी चीज़ों से हम अपने आप को कैसे बचाएं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस कोर्स में समझने को मिलेगी, राइट। तो दोस्तों आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, ग्लोबल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनेशनल ग्रुप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये जो ग्लोबल साउथ है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो लेट्स गो थ्रू द न्यूज़। व्हेन आई से न्यूज़ आई मीन टू से नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, राइट। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पृथ्वी है, राइट। और जो जो देश 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर की जो लाइन है, रफली अगर इक्वेटर की लाइन यहाँ पर है तो इक्वेटर की लाइन के ऊपर जितने भी देश हैं तो उनको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के देश कहे जाते हैं कि वो नॉर्थ में हैं, राइट। इक्वेटर के अगर नीचे हैं तो उनको हम साउथ के देश कहते हैं, राइट। सदर्न हेमिस्फीयर के देश हैं रफली यहाँ के इस लाइन के नीचे के जितने भी देश हैं जनरली स्पीकिंग वो इक्वेटर के नीचे हैं। फिर ईस्ट और वेस्ट का भी डिवीजन है। तो जो ग्रीनविच मेरिडियन है उसके ईस्ट में जितने भी देश हैं, जो यूके से निकलती है ना यहाँ पर ग्रीनविच में से, तो जितने भी ईस्ट में देश हैं तो उन सारे देशों को ईस्टर्न हेमिस्फीयर के देश कहते हैं। और जितने भी देश हैं जो मेरिडियन के वेस्ट साइड में हैं तो इनको वेस्टर्न हेमिस्फीयर के देश कहते हैं। ये जियोग्राफिकल डिवीजन है जो आपको 6th या फिर 7th स्टैंडर्ड की जियोग्राफी की बुक में मिल जाएगा। लेकिन ग्लोबल साउथ जो है इट इज नॉट अ जियोग्राफिकल डिवीजन, इट इज ए मिक्स ऑफ पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिवीजन। कि ये जो ग्लोबल साउथ के देश हैं ये कुछ ऐसे देश हैं जिनके अंदर आपको ये कॉमन चीज़ें देखने को मिलेगी कि उनकी पॉलिटी एक प्रकार की होगी या फिर लगभग सेम जैसी होगी, जियोपॉलिटिक्स में भी उनका रोल सेम जैसा होगा और इकोनॉमी वाइज भी वो लगभग सेम जैसे होंगे। रशिया और यूक्रेन के वॉर की जब से शुरुआत हुई है तब से ग्लोबल साउथ शब्द जो है वो न्यूज़पेपर में, खास करके इंटरनेशनल पेजेस में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा स्पॉटलाइट में रहा है। अभी कुछ समय पहले इस प्रकार की हेडलाइन भी थी कि यूक्रेन कोर्ट्स ग्लोबल साउथ इन पुश टू चैलेंज रशिया। ये हेडलाइन थी न्यूज़पेपर में कि रशिया को चैलेंज करने के लिए यूक्रेन जो है ये ग्लोबल साउथ को मना रहा है या फिर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए नेटो जो एज ए ग्रुप है तो वो भी कोशिश कर रहा था कि अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देश जो हैं वो नेटो को सपोर्ट करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के जिन्होंने नेटो को सपोर्ट करने से मना कर दिया है इन टर्म्स ऑफ दिस रशिया एंड यूक्रेन वॉर। तो ग्लोबल साउथ जो है आप बेसिकली समझ लीजिए डेवलपिंग या फिर लेस डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड देश जो हैं उनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, राइट। इन देशों के अंदर कॉमन चीज़ें ये हैं कि यहाँ के लोग जनरली गरीब होते हैं, राइट। इनकम की इनइक्वालिटी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी कम है और लिविंग कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श हैं। ग्लोबल नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के देश जहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, राइट। ये बेसिकली ये सारे देश जो हैं वो पैसे वाले देश हैं, स्वीडन, यूके, फ्रांस एक्सेट्रा। और कुछ ऐसे ओशनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश जो देख लीजिए तो ये भी काफ़ी पैसे वाले देश हैं। तो ये सारे देश जो हैं ये ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है, भले ही ये जियोग्राफिकली सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों ना हो, राइट। तो ये बेसिक चीज़ आपको आई एम श्योर समझ में आ गई होगी। अब इसके इतिहास पर नज़र डालते हैं। पहले क्या था, पहले इंडिया को ऐसा कहा जाता था कि अगर आप इंडिया के बाहर कहीं पर जाए और वहाँ के लोग अगर आपको मिले देन दे विल टेल यू कि इंडिया जो है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया थर्ड क्लास कंट्री है,
थर्ड वर्ल्ड जो है ये एक शब्द है, एक टर्म है जिसका इस्तेमाल 1952 में पहली बार एल्फ्रेड सुवी ने किया था। फ्रांस में पता है ना, पहले 3 स्टेट्स हुआ करते थे, नोबिलिटी, फिर क्लर्जी और बूर्जुआजी। यानी कि नोबिलिटी का मतलब होता है कि राजा, राइट। फिर जो राजा है, फिर क्लर्जी का मतलब होता है पंडित, या फिर आप समझ लीजिए चर्च, राइट। और जो बूर्जुआजी है, बूर्जुआजी का मतलब होता है मिडिल क्लास। तो इस 3 प्रकार के डिवीजन थे। तो वैसे ही 1952 के बाद ये दुनिया के 3 प्रकार के डिवीजन देखने को मिले। जो थर्ड वर्ल्ड है दैट इज द लीस्ट डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग देश। फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब है जो कैपिटलिस्ट नेशंस है, जो पैसे वाले देश हैं, तो उनको फर्स्ट वर्ल्ड में गिना जाता था। सेकंड वर्ल्ड में आते थे सोवियत यूनियन और सोशलिस्ट देश, इनको सेकंड वर्ल्ड कहा जाता था। पे अटेंशन हियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेकंड वर्ल्ड। और बाद में ये शब्द जो है थर्ड वर्ल्ड वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। किताब लिखी गई थी द थर्ड वर्ल्ड ए वाइटल न्यू फोर्स इन इंटरनेशनल अफेयर्स, राइट। पीटर वॉर्सली की ये किताब थी। 1964 में इस किताब को पब्लिश किया गया और ये थर्ड वर्ल्ड शब्द जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। तो इंडिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश जो हैं, एशिया के बहुत सारे देश जो हैं, उनको थर्ड वर्ल्ड में गिना जाता था। 1969 में कार्ल ओग्लेस्बी ने पहली बार ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने जब वियतनाम वॉर के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि डोमिनेंस ओवर ग्लोबल साउथ, कि ये यूएसए ने जो युद्ध किया था वियतनाम के साथ। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ओग्लेस्बी ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया। नाव, जो मैंने कहा ना सेकंड जो वर्ल्ड है उस पर अटेंशन पे कीजिए। 1991 में सोवियत यूनियन जो है वो टूट गया, यूएसएसआर जो है वो बिखर गया। तो उसके बाद सेकंड वर्ल्ड जैसी कोई चीज़ रही नहीं, बिकॉज ऑफ द ब्रेकअप ऑफ दिस यूएसएसआर। और ये जो थर्ड वर्ल्ड टर्म है ये थोड़ा और ज़्यादा हार्श लगता था, राइट। तो डेवलप्ड देशों के लिए फर्स्ट वर्ल्ड, फिर सोशलिस्ट के लिए सेकंड, और अंडर डेवलप्ड के लिए थर्ड। तो अंडर डेवलप्ड देश जो है उनको ये टर्म जो है वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं था। और इट वाज लाइक के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको आइडियल माना जाता था और बाकी के देश जो हैं उनको बैकवर्ड माना जाता था, सेकंड और थर्ड वर्ल्ड कह के। तो लोगों को ये शब्द जो है वो पसंद नहीं था। लेकिन ग्लोबल साउथ जो है ये ज़्यादा न्यूट्रल साउंडिंग टर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिर ट्रेंड में आया। नाउ ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें तो देखिए कितना बड़ा बदलाव है। चाइना और भारत ये ग्लोबल साउथ के 2 बड़े देश हैं, राइट। दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड देश ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन ये ग्लोबल साउथ के मेंबर्स गिने जाते हैं, राइट। कोई ऐसा ऑफिशियल ग्रुप नहीं है ग्लोबल साउथ, लेकिन जनरली डेवलपिंग देश जो हैं उनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। और आज आप देखिए चीज़ें जो हैं वो कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। 21st सेंचुरी में कितने बड़े बड़े बदलाव आए। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि नॉर्थ अटलांटिक से ये जो वेल्थ है वो शिफ्ट हुई एशिया पैसिफिक में। 2030 के बारे में ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उसमें थर्ड वर्ल्ड या फिर ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देश होंगे, जैसे कि चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ये सारे देश जो हैं वो उभर कर आगे आएंगे। जीडीपी की बात करें अगर, जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर, तो जो ब्रिक्स देश हैं ग्लोबल साउथ के, उनकी जो परचेसिंग पावर है ये G7 की परचेसिंग पावर से ज़्यादा हो चुकी हैं। आज दुनिया के सबसे ज़्यादा बिलियनर्स जो हैं वो आपको न्यूयॉर्क में नहीं, चाइना का जो बीजिंग है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा चेंज जो है उस दुनिया में हो चुका है। ये जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो काफ़ी अच्छी स्पीड से आगे आ रहे हैं। पॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा विजिबल होने लगे हैं। देखिए जब भी किसी देश के पास इकोनॉमिक ताकत आती है तो उसकी पॉलिटिकल ताकत भी बढ़ जाती है। हमने देखा कि एक वक्त था आज से 15-20 साल पहले, आप देख लीजिए भारत के बारे में इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती थी, राइट। हम जब फिल्में देखते थे हॉलीवुड की तो हमेशा ये लगता था कि यार ये लोग फ्रांस जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, कभी भारत क्यों नहीं आते, राइट। तो उस समय पर भारत जो है वो उतना इकोनॉमिकली ताकतवर नहीं था 15-20 साल पहले, लेकिन आज इतना ताकतवर होने लगा है तो फिल्में भी यहाँ पर शूट होने लगे। हमारे कुछ फिल्म के लोग जो हैं वो आपको हॉलीवुड में देखने को मिल रहे हैं। द रीज़न इज़ ये सारी अलग अलग चीज़ों में आपको मीन्स वो शेड्स जो अगर आप पकड़ना देख लें, मीन्स आप सीख जाएँ एक बार उनको पकड़ना, कि आप आइडेंटिफाई करना सीख लें, एक बार वो एनालिसिस हो जाए, देन यू विल रियलाइज़ कि एक बार कोई देश जब पैसे वाला बनने लगता है तो फिर हर जगह पर वो आपको नज़र आने लगेगा। लोग जो हैं वो उसको अपना कल्चर का पार्ट बनाने लगेंगे। दे विल ट्राई टू एक्सप्लोर योर कल्चर, यहाँ पर आएंगे, घूमने के लिए आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। चाइना जो है, आप देखिए ईरान और सऊदी अरेबिया, इतने दुश्मन देश, इन दोनों के बीच में एक डील जो है वो यूएसए नहीं करवा पाया, लेकिन
चाइना ने ये डील करवा दी। दिस इज वन एग्जाम्पल। ब्राज़ील जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ये यूक्रेन का युद्ध जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो ग्लोबल साउथ जो है उनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मसल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है ग्लोबल साउथ। एंड आई होप आज के इस डिस्कशन से ग्लोबल साउथ के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो आपको पता चल गई होगी। दिस इज प्रशांत मावानी, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। रिमेंबर यू कैन वॉच माई लेक्चर्स ऑन दीज 2 यूट्यूब चैनल्स। एंड ये जो डार्क साइकोलॉजी कोर्स मैंने आपको बताया ना, उस पर डिस्काउंट चल रहा है। डार्क 40 कोड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, यू विल गेट डिस्काउंट। और ये कोर्स आपको कहाँ से मिलेगा? स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से। तो आज ही इसको डाउनलोड कीजिए। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।